आज जन चौपाल तो भैया 17 जगह लगा हुआ है और 17 जगह में हमको लगता है कि 8वें जगह हम आए हुए हैं। अभी 17 के साथ साथ 2 हमारा जन चौपाल लगा हुआ है मऊ शहर में व्यापारियों के साथ। तो पूरे घोसी लोकसभा का भ्रमण हो रहा है और जिस प्रकार से जनता का अपार प्रेम सहयोग प्राप्त हो रहा है, इससे यह जरूर पता चल जा रहा है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है और जनता इस बार किसी भी विरोधी की बातों में नहीं आने वाला है और खुल करके बूथ पर डट करके वह चुनाव निशान छड़ी पर वोट करके इस बार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, इस घोसी लोकसभा के विकास के लिए और देश और प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कहीं न कहीं लाभ न मिलने की वजह से जो देश विकसित भारत का संकल्प इस देश के नेताओं ने ले लिया है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार ने लिया है, कहीं न कहीं इसमें जो दुराव आ रहा है वो कहीं न कहीं यहाँ एनडीए परिवार का प्रतिनिधि न होने की वजह से आ रहा है। राजू राय प्रत्याशी जो है दावा कर रहे हैं कि राजभरों का हमने जो है इतना समर्थन किया है, राजभर हमारे साथ है। इसमें ऐसा है, हाँ, ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि अंधे के सामने उजाला दिखाना, तो वो अभी अपने आँख की पट्टी हटा नहीं पा रहे हैं और वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, ये समाज राजभर समाज खास करके अगर हम बात करें तो इस बार 99% वोट करने जा रहा है। 99 का 100% वोट करने जा रहा है। 100% वोट करेगा। वो भ्रम में है और मैं चाहता हूं कि इसी भ्रम में जीते रहें। वो पहला विकास क्या होगा आपका जो है, आप जब देखिए मेरा पहला टारगेट है भैया, जनता गांव में निवास करती है और गांव से निकल करके जब शहरों तक जाती है किसी भी परिस्थिति में, वो चाहे मार्केट करने जाए, चाहे हॉस्पिटल जाए, चाहे कचहरी जाए, चाहे थाना जाए, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ समस्या है वो है सड़क की। पूरे घोसी लोकसभा में मैं घूम रहा हूँ, पूरे घोसी का ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो अच्छा हो। कहीं न कहीं जनता की भी मांग सबसे पहले यह है कि पहले रास्ते सही हो जाए। गाँव में जब प्रवेश कर रहे हैं तो गाँव में प्रवेश करने के बाद जो रास्ते बने हुए हैं, खड़ंजा वगैरह जो भी है, उसी के बीच में नाली एकदम पूरा भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसकी भी ज़बरदस्त समस्या है। इससे एक समस्या उत्पन्न होती है, गांव में जब पानी भराव हो जाता है, बारिश के समय में गंदगी फैलती है, उससे बच्चों को डायरिया भी होता है, तमाम महिलाएं बीमार होती हैं, बुजुर्ग बीमार होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जो भी बड़े बड़े गाँवों में या फिर सेंटर पॉइंट पर छोटे छोटे अस्पताल खोले गए हैं जो जर्जर हालत में हैं, बंद अवस्था में हैं, मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को ठीक करने के लिए उस हॉस्पिटल को मरम्मत करा करके, डॉक्टर को परमानेंट करके उस गांव, उस इर्द गिर्द के लोगों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना। आप कह रहे हैं कि जनता एक इस बार बदलाव चाहती है, लेकिन वही जनता इस महंगाई से परेशान है। देखा जाए कि यहाँ पे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। राजस्थान में 450 रुपये सिलेंडर है, लेकिन यहाँ हमारे यूपी में देखा जाए तो 1000 पार सिलेंडर है। इस पे क्या कहेंगे, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा इस चीज़ को, ये समस्या है, इसका समाधान भी निकाला जा रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ की घोषणा भी किया है कि जिस प्रकार से महंगाई देश में है वर्तमान समय में, उससे निजात दिलाने के लिए उनका प्रयास जारी है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें जब हम जनता की मैक्सिमम समस्याओं का समाधान करें, जैसे 5 लाख रुपए का जो इलाज की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति के परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जा रही है तो उसकी जो जमा पूंजी है वो भी ख़त्म हो जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड का एक व्यवस्था बनाया और उसके द्वारा अस्पताल में इलाज भी होगा। इससे ऊपर उठा जाए, गरीब के पास अगर 1-2 बिस्सा ज़मीन है, अगर इलाज में उसके 10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह कर रहे हैं कि जो सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष से जो पैसा प्राप्त होता है, 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपए का जो अनुदान मिलता है, हम लोगों ने उस पर काम किया है। अब तक 18 करोड़ रुपया हम लोग दे रखा है। सबसे पहले इस बोझ को ख़त्म करना है। दूसरी बोझ बिजली बिल की जो है, हम लोग प्रयासरत हैं। अभी पिछले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 14 जनवरी तक सरकार के माध्यम से ही जब हम लोगों ने निवेदन किया, आग्रह किया, तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया कि जितना बिजली बिल बकाया है गरीबों का, उस बिजली बिल पर जो ब्याज दर लगाया गया है, मैक्सिमम चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, उसको 100% माफ़ किया जाए। जिस गरीब का बिजली बिल 10,000 था, उसको जमा करना पड़ा 2,500, 3,000। कहीं ना कहीं एक ये बोझ भी ख़त्म किया गया जो गरीब को और गरीब बनाने की व्यवस्था बनाया था। तीसरी चीज़ है जो राशन की समस्या। स्वाभाविक तौर पर है, गरीब के पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, वो मेहनत मजदूरी करके अपना खाता पीता रहता है।
राशन का जो वितरण चालू हो गया, कहीं ना कहीं थोड़ी सी उससे उसको राहत प्राप्त हुई। इसके साथ साथ एक साल में जो 3 बार 2000 रुपया प्राप्त हो रहा है, ये भी उसके लिए कारगर हो रहा है। इसके साथ साथ जो मनरेगा में सरकार के द्वारा काम दिलवाए जा रहे हैं कि मनरेगा के माध्यम से गरीब तबके के लोग काम करेंगे, जो उनकी मजदूरी पहले 350 रुपया थी उसको भी बढ़ा करके 500 रुपया और 500 से 1250 रुपया करने की आवश्यकता। देखा जाए तो आप कह रहे राशन दिया जा रहा है, लेकिन राशन दे के कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि बच्चे उनके नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं? आखिर रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं आज पकौड़े तल रहे हैं, तो या फिर कुछ किसान हैं बेचारे वो दौड़ रहे हैं, कितनी बार तैयारियां करने के बाद भी उन्हें IAS PCS की तैयारी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए, ये समस्या जटिल नहीं है, हर समस्या का समाधान है, लेकिन जो पूर्व की परंपरागत तरीके से पूर्व के सरकारों की दुर्व्यवस्थाएं चलती चली आ रही हैं, कहीं न कहीं हमारी सरकार में जो नौकरियां आ रही हैं, जो वैकेंसियां निकल रही हैं, कहीं न कहीं उन दुर्व्यवस्थाओं के हाथ पे चढ़ जा रहा है। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जब आई तो हमारे युवा साथियों ने आंदोलन किया और आग्रह किया हम लोगों से कि जिनकी उम्र समाप्त हो गई है उनके लिए वरीयता दिया जाए। तो हमारी सरकार ने उनको वरीयता के तौर पर 3 साल का छूट दिया कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में आप आ सकते हैं। और जब भर्ती में आया तो अभी जो SIT और STF पे तमाम जो एजेंसियां जांच कर रही हैं UPP की भर्ती पर, आप देख रहे होंगे कि वही लोग पकड़ा रहे हैं जो लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में नकल करा करके एग्ज़ाम कोई और देता था, नियुक्ति किसी और की हो जाती थी, इन तमाम तरह की समस्याएं होती, तो वो समस्याएं जटिल बनी हुई हैं। इससे निजात पाने का विकल्प खोजा जा रहा है। कहीं न कहीं आपने देखा RO की भर्ती आई हुई थी, उसमें भी जब जांच पड़ताल हुई तो वही लोग आ गए जो लोग समाजवादी पार्टी सरकार में परंपरागत तरीके से इस चीज़ को कार्य करते थे। कहीं न कहीं जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऐसे लोगों पर मुख्य रूप से अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आने वाले समयों में जो मेरा प्रयास ये है, देखिए अवसर की कोई कमी नहीं है, हमारा मानना ये है कि इस बार की जब सरकार का गठन होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल में कॉरपोरेशन के लिए, मतलब छोटे छोटे कल कारखाने लगाने के लिए, वहाँ पर उद्योग धंधे लगाने के लिए ज़मीन एक्वायर सरकार कर रही है। अभी मर्दा जो जहाँ पर 294 मर्दा है, वहाँ पर पूरे सराउंडिंग में सरकार ज़मीन एक्वायर कर रही है छोटे छोटे कल कारखाने लगाने के लिए। मेरा मानना ये है कि जो जटिल समस्याएं बेरोजगारी की चलती चली आ रही हैं, ये इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली, समय लगेगा थोड़ा सा। कितने वोटों से आप जीत रहे हैं चुनाव? ये तो जनता तय करेगी ना, लेकिन जनता में जो मैसेज है, जो जनता कह रही है, वो तो यही कह रही है कि इस बार किसी के नहीं सुनना है, इस बार सिर्फ और सिर्फ छड़ी का बटन दबाना है और छड़ी का बटन दबा करके भारी अंतर से चुनाव क्या लग रहा है आपको, आपकी लड़ाई किससे है? किसी से नहीं है। किसी से नहीं। आखिरी सवाल, महिलाओं की सुरक्षा आखिर कैसे मिले? महिलाएं सबसे ज़्यादा इस सरकार में पीड़ित रही हैं, गैंगरेप हुआ है उनके साथ, तो इनकी सुरक्षा कैसे? देखिए, ये पूर्व में जब पहली बार सरकार का गठन हुआ तो ऐसे मनबड़ और मनचढ़ लोग इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम देते थे, लेकिन इस सरकार में कहीं न कहीं दहशत का माहौल भी है। ऐसे जो लोग भी, आपको याद होगा कि हमने चंदौली में एक बयान दिया था कि जो लोग भी नाबालिग बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं करेंगे उनको बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। मैंने ये बात बोला था, ये इंटरनेशनल स्तर पर जो है बात उठी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद साहब को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि भाई इस पर कठोर कानून बनना चाहिए। और उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चियों के साथ अगर इस प्रकार का कृत्य करते हुए कोई पाया जाएगा, जांच होगी, जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसको सीधे सीधे फांसी की सजा सुनाई जाएगी, ऐसा माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा। तो कहीं न कहीं अरविंद राजभर जिंदाबाद, कहीं न कहीं एक प्रयास किया गया और उसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। तो मेरा मानना यह है कि महिलाओं को भी 33% आरक्षण जो दिया गया है, 33% आरक्षण जब प्राप्त, क्योंकि देखिए वो अवसर से पीछे थी, महिलाओं को लोग कमजोर समझते थे, लाचार समझते थे, बेबस समझते थे, लेकिन हमारी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के संघर्षों की देन है कि NDA की सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण हर क्षेत्र में देने का कार्य किया है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समयों में अब ये महिलाएं किसी अन्य की सुरक्षा के लिए, किसी अन्य से सुरक्षा की उम्मीद नहीं रखते हुए वो खुद की सुरक्षा के लिए तैयारी कर रही हैं। और मेरा मानना ये है जिस दिन ये जागरूक हो गए, अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर हो गए, उस दिन इस प्रकार की घटना नहीं आएगी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ।